हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं सुपर्ब जीके एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में मैंने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जिनके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक रहेगी। और यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से प्रश्न नंबर 1 बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्न में से किसने 13 अप्रैल 2021 को भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन हमारे इस प्रकार हैं: सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्रा, विवेक जोशी और अनुराग मित्तल। तो यहां पर जो हमारा सही उत्तर है या सही विकल्प है वो है सुशील चंद्रा। 13 अप्रैल 2021 को भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो वो सुशील चंद्रा ने ग्रहण किया है। अब यहां पर एक बात और क्या आती है कि उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने सुनील अरोड़ा का स्थान लिया है, जो कि 12 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त हो गए और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुशील चंद्रा को भारत का 24वां जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर दिया। अब एक बात यहां पर हमें और क्या क्लियर हो गई कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। चुनाव आयोग के सदस्यों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन और क्या आता है जो यहां पे मैंने बता भी चुका हूं कि महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कौन से क्रम के हैं। कभी कभी प्रश्न हमारा इस तरह से पूछा जा सकता है, सुशील चंद्रा कौन से क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं? तो वो 24वें क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। उनका कार्यकाल कब तक रहेगा? तो वह 14 मई 2022 तक जो है इस पद पर रहेंगे। यहां आपको एक बात और बता दें कि चुनाव आयोग जो है वो 3 सदस्यीय है। पहले जो था चुनाव जो था वो 1 सदस्यीय आयोग हुआ करता था, लेकिन अक्टूबर 1993 में इसे 3 सदस्यीय आयोग कर दिया गया। 3 सदस्यीय आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए और 2 निर्वाचन आयुक्त हुए। तो अभी तक जो थे वो सुशील चंद्रा जो थे वो निर्वाचन आयुक्त थे और अब ये क्या बन गए? अब ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन गए। और ये निर्वाचन आयुक्त जो बने थे वो 14 फरवरी 2019 को ये निर्वाचन आयुक्त बने थे। अब यहां पर एक बात क्या आती है, चुनाव आयोग से जब संबंधित बात चल रही है तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। क्या बताया? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। एक और प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, वो ये भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त जो थी वो बीएस रमा देवी थी। आप लोग उसे नोट कर लें कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन और पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त जो थी वो बीएस रमा देवी थी, जो क्रम से 9वें स्थान पर थी। अब एक बात क्या आती है कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो चुनाव आयोग की स्थापना जो है वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। अब एक बात क्या आती है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल कितना होता है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। क्या बताया? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो पूरी हो तब तक के लिए होता है। इसी तरह चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है, ये तो हमने बताया मुख्य चुनाव आयुक्त का 6 वर्ष या 65 वर्ष। चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक के लिए होता है। अब मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया कैसे जा सकता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त को पद के हटाने से की प्रक्रिया बिल्कुल सेम वैसी ही है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग के द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है, उसी प्रकार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को भी महाभियोग के द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है।
अब एक बात क्या आती है कि चुनाव आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है। तो चुनाव आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग, इसके सदस्यों और कार्यकाल और शक्तियों आदि के बारे में उल्लेख किया गया है। तो चुनाव आयोग से संबंधित जितनी भी आवश्यक जानकारियां थी वो सारी मैंने आपको बता दी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। किस देश ने टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी सोमालिया, ऑप्शन सी जॉर्डन और ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। तो यहां पर जो हमारा विकल्प सही है वो डी सही है, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने जो है वो टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है। अब पहली बात तो हमें यह मालूम होनी चाहिए कि टोक्यो ओलंपिक कहां आयोजित हो रही है। तो टोक्यो ओलंपिक जो है वो जापान में आयोजित होंगे और कब से कब तक आयोजित होंगे ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो टोक्यो ओलंपिक जो है वो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक टोक्यो में आयोजित होंगे। अब एक बात और बता दें कि ये पहला देश बना है इस बार टोक्यो ओलंपिक में जिसने भाग नहीं लेने का निर्णय लिया है। और ऐसा उत्तर कोरिया ने क्यों किया है कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत अपने खिलाड़ियों को कोरोना से बचाने के लिए उसने टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेने का निर्णय किया है। और 33 वर्षों में 33 ईयर्स में पहला ऐसा अवसर है जब उत्तर कोरिया जो है वो ओलंपिक में भाग नहीं लेगा। इससे पहले वर्ष 1988 के सियोल ओलंपिक में शीत युद्ध के कारण उसने बहिष्कार का फैसला लिया था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 7 अप्रैल 2021 को जारी वर्ष 2021-22 की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर रखा गया है? ऑप्शन हमारे इस प्रकार है, ए 4.4%, बी 4.5%, सी 4.0%, डी 3.5%। तो यहां पर जो हमारा उत्तर सही है या विकल्प सही है वो सी सही है। आरबीआई ने 7 अप्रैल 2021 को वर्ष 2021-22 की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा अर्थात पहली मॉनेटरी पॉलिसी जारी की है। तो उसमें जो है रेपो दर को कितने पर रखा है? 4% पर यथावत रखा है या पूर्ववत रखा है। मई 2020 से रेपो रेट में कोई चेंज नहीं हुआ है। आप लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि रेपो रेट में मई 2020 से कोई चेंज नहीं हुआ है और मई 2020 से ही रेपो रेट जो है वो 4% चली आ रही है। आरबीआई जो है वो लगभग हर 2 महीने में मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करता है और अब की बार जो की गई है वो वर्ष 2021-22 की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा 7 अप्रैल 2021 को जारी की गई है। हमें यहां पे यह भी मालूम होना चाहिए कि रिवर्स रेपो रेट कितनी है। तो रेपो रेट जो है वो 4% है और रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35% है। अब एक बात क्या आती है कि रेपो रेट क्या होती है? तो रेपो रेट वह दर होती है जिस दर पर रिजर्व बैंक जो है वो अल्पकालिक अवधि के लिए बैंकों को ऋण देते हैं। रेपो दर वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक जो है वो अल्पकालिक अवधि के लिए बैंकों को ऋण देते हैं और इसमें जब कमी की जाती है तो बैंकों को लोन जो है, ऋण जो है वो सस्ता करने का अवसर मिलता है। हमने देखा है कि जब जब रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कटौती की है तो हम क्या अखबारों में न्यूज पढ़ते हैं कि बैंकों पर दबाव बढ़ गया है कि वो आगे लोन की रेट कम करें। अब इससे संबंधित फैक्ट और क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ की गई थी और आरबीआई का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे किस तिथि को मनाया गया? ऑप्शन हमारे इस प्रकार हैं, ए 7 अप्रैल, बी 8 अप्रैल, सी 9 अप्रैल और डी 10 अप्रैल। तो यहां पर जो सही उत्तर है या सही विकल्प है वो है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया गया। आप लोगों को एक बात बता दें कि प्रतिवर्ष जो है वर्ल्ड हेल्थ डे
विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष जो है वो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इसका कारण क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। और WHO का जो मुख्यालय है वो कहां है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WHO के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो WHO के वर्तमान में महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप कंपनी बायजूस ने हाल ही में किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? ऑप्शन हमारे इस प्रकार है: आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड, महिंद्रा एजुकेशनल सर्विसेज, टाइम्स एजुकेशनल सर्विसेज और उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस। तो यहां पर जो हमारा सही उत्तर है वो है आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड। यहां पर हमारा विकल्प ए सही है। बायजू जो है शिक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप कंपनी है बायजूज, और इसने हाल ही में आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। और आपको ये बता दें कि ये बायजूस का अब तक का सबसे बड़ा एक्विजिशन है, सबसे बड़ा अधिग्रहण है। और यह कितने रुपए में हुआ है? ये $1 अरब में हुआ है। बायजूस ने जो है वो आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड को $1 अरब में खरीदा है, जिसकी भारतीय रुपए में वैल्यू रुपए 7,300 करोड़ रुपए है। भारतीय रुपए में उसकी वैल्यू कितनी है? 7,300 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू है। और $1 अरब में ये जो है सौदा हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी वार्षिक अरबपतियों की सूची में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन हमारे इस प्रकार है: तीसरा, 5वां, 11वां और 6वां। हमारा जो विकल्प सही है वो ए सही है, तीसरा। प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने अभी हाल ही में वार्षिक अरबपतियों की सूची जारी की है और उसमें भारत का जो स्थान है वो विश्व में तीसरा है। पहला स्थान अमेरिका का है और दूसरा स्थान जो है वो चीन का रहा है और तीसरा स्थान जो है वो भारत का रहा है। इस सूची में एक और बात विशेष तौर पर क्या हुई है कि एशियाई लोगों में, जो एशियाई व्यक्तियों में जो है वो सबसे ज्यादा जो है धनवान व्यक्ति जो है वो भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी रहे हैं। मुकेश अंबानी जो है वो एशिया में सर्वाधिक धनी व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने चीन के अलीबाबा के संस्थापक जैक मा को पीछे छोड़ा है। गत वर्ष जो थे वो सबसे ज्यादा रिच एशियाई व्यक्ति जो थे वो जैक मा थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन इस प्रकार है: अनिल देशमुख, दिलीप पाटिल, अजय पवार और रमेश ठाकरे। तो यहां पर जो हमारा उत्तर सही है वो दिलीप पाटिल सही है। महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री दिलीप पाटिल बने हैं। अभी हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था और उनके त्यागपत्र के पश्चात दिलीप पाटिल जो है उन्हें महाराष्ट्र का नए गृह मंत्री बनाया गया। वर्तमान में दिलीप पाटिल जो है वो श्रम और आबकारी मंत्री भी महाराष्ट्र के हैं। अब यहां महाराष्ट्र से रिलेटेड और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं कि वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल अर्थात गवर्नर जो है वो भगत सिंह कोश्यारी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। केंद्र सरकार ने निम्न में से किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है? ऑप्शन हमारे इस प्रकार है: उदय कोटक, अमिताभ कांत, शशिकांत और तरुण बजाज। तो यहां पर जो हमारा उत्तर सही है या विकल्प सही है वो डी सही है, तरुण बजाज। केंद्र सरकार ने हाल ही में तरुण बजाज को नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है। वह वर्ष 1988 बैच के हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नौका चालक कौन बनी है? तो ऑप्शन हमारे इस प्रकार है: सुधा लक्ष्मी, नेत्रा कुमारन, हरमनप्रीत कौर और विजया कुमारी। तो यहां पर जो हमारा उत्तर सही है वो नेत्रा कुमारन सही है।
हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली मर्दी महिला नौका चालक जो है वो नेत्रा कुमारन बनी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर और अपने आखिरी क्वेश्चन पर। निम्न में से किसने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन हमारे इस प्रकार है, संजीव कुमार, गुरुचरण महापात्र, तरुण गोयल और अविनाश सिंह। तो यहां पर जो हमारा उत्तर सही है या विकल्प सही है वो गुरुचरण महापात्र हमारा, वो संजीव कुमार हमारा जो है विकल्प सही है। हाल ही में संजीव कुमार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले हफ्ते कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।